एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम मिसलेनियस कॉमन एरर 19 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके पहले जो हम होमवर्क दिए हुए थे 18 में 3 ठो, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना आंसर भेजा। कुछ लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पर भेजा, उनका आंसर भी मैंने चेक कर लिया। कुछ लोग ग्रुप में भेजे, उसको भी चेक किए, और कुछ लोग कमेंट बॉक्स में भेजे हैं, उनको भी हम चेक कर लिए हैं। मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है, कुछ लोगों का आंसर गलत हो रहा है और कुछ लोगों का बहुत ही बढ़िया हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना तत्पर होकर के इन प्रश्नों को बना रहे हैं। और बेहतर करने के लिए उन लोगों को जोड़िए जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, और ये सारे प्रश्न मेरे फेसबुक पेज पर भी दिए जा चुके हैं, वहां से आप इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ही वॉज वीक दैट ही कुड नॉट चेज द थीफ। वह इतना कमजोर था कि चोर का पीछा नहीं कर सका। चेज मीन्स पीछा करना। इतना कि का यहाँ कंजंक्शन जो है वो काम कर रहा है। तो हम इसके पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि सो के साथ कॉम्बिनेशन बैठता है दैट का, और इसका अर्थ होता है इतना कि, और दैट के बाद नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंस आता है। तो हम देख रहे हैं कुड के बाद नॉट आया हुआ है, यानी स्पष्ट है कि यहाँ पहले पार्ट में सो मिसिंग है, और इसी सो के मिस होने के चलते यहाँ आंसर होगा 1। अब कुछ विद्यार्थी जो आंसर भेजे थे वो लोग 2 लिख दिए थे। आंसर भेजने वालों में ज्यादा लोग ऐसे थे जो आंसर 2 भेज दिए हैं, उनसे मिस्टेक हो गया 2। अब यहाँ दैट लगा हुआ है और इतना की का अर्थ भी हमें मिल रहा है, तो 2 को हम क्यों काटेंगे? हम 1 को काटेंगे, क्योंकि यहाँ से सो मिसिंग है। अगर इस ट्रिक को आप नहीं जानते हैं तो नोट करेंगे, याद करेंगे। सो दैट इतना की, और दैट के बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, वी शुड बी ऑलवेज कंटेंट विद व्हाट वी हैव। यहाँ कंटेंट विद के बाद व्हाट लगा है, तो यह एक प्रिंसिपल वर्ब है, और किसी भी प्रिंसिपल वर्ब के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हाट का ही प्रयोग होता है, वहां यह वाक्य सही है। वी शुड बी ऑलवेज, ये ऑलवेज जो है गलत जगह पर लग गया है। कल जो हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब का वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उस वीडियो में हम बताए कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। वह बहुत ही यूजफुल है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसे देख लें। इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे आप इजीली बना देंगे। ऑलवेज गलत जगह पर लगा है, इसलिए हमारा आंसर होगा 2। अब सुधार जब इसको हम करेंगे तो हमारा आंसर होगा शुड ऑलवेज बी, क्योंकि शुड एक्सुलियरी वर्ब है और बी, इन दोनों के बीच में हमें ऑलवेज का प्रयोग करना होगा, क्योंकि कल के वीडियो में यह हम क्लियर कर चुके हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हमें किस परिस्थिति में कहाँ करना होता है। वहां से आप और जानकारी इसकी प्राप्त कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, इवन इफ यू कांट रिड्यूस अनहैप्पीनेस ऑफ अदर्स, you can very well try at least not to enhance it further। भले ही आप लोगों के अनहैप्पीनेस को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, लोगों के दुख को आप कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर सकते हैं कि उनकी समस्या को और आगे न बढ़ाएं। तो यहाँ भी पोजीशन का ही प्रॉब्लम है। यू कैन वेरी वेल, यह एडवर्ब ऑफ मैनर है, और कल के वीडियो में हम यह बता चुके हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर वाक्य में कहाँ रखा जाता है। तो यू कैन, कैन एक मॉडल वर्ब है, तो जब हम यहाँ यू कैन लिखेंगे तो मॉडल वर्ब के बाद हमें प्रिंसिपल वर्ब लिखना होगा। यू कैन ट्राई, और चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ ट्राई के बाद हमें लिखना होगा वेरी वेल। यू कैन ट्राई वेरी वेल एटलीस्ट नॉट टू इनहांस। तो इसलिए यह यहाँ पर एरर है। ये सब कल के वीडियो में हम बता चुके हैं, उसको ध्यान से देखें। जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसे ध्यान से देखें, सुने। अंग्रेजी में आने वाले एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, और आप देखते बनाएंगे, बड़े आसानी से बनाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, इफ आई वर यू
सेंटेंसेज ऑफ हिपोथेसिस या इच्छा सूचक वाक्य भी इसे हम कहते हैं, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग जान लें कि ये जो भी प्रश्न हम बना रहे हैं, आज एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सभी बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। यह मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिया है। बैंक क्लर्क के ये सारे प्रश्न हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। तो इफ के साथ वर्ब का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो आगे सब्जेक्ट के बाद वुड होगा, जिसकी चर्चा हम हमेशा करते हैं और यह हर कंपटीशन में आता भी है। तो इफ के साथ वर है और आई के साथ वुड है। अब यहाँ इफ वाले प्रॉब्लम में हमें कोई समस्या नहीं हुई, इफ वाले सेंटेंस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि हैव के बाद डू लग गया है। अब इसका आंसर भी कुछ विद्यार्थी नो एरर भेज दिए थे, यानी आप बारीकी से नहीं पढ़ते हैं, एरर को बारीकी से पढ़ना पड़ता है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अब कुछ लोग देखे होंगे कि यहाँ वर लगा है, यहाँ वुड लगा है और सर हमेशा बताते हैं कि सही हो जाएगा, सही है, और आगे बढ़ के देखे नहीं कि वुड हैव या वुड नॉट हैव लगा है, तो वर्ब 3 होना चाहिए था, यानी यह डू गलत है, यहाँ पर डन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द डॉक्टर हैड वॉच्ड द पेशेंट्स प्रोग्रेस। डॉक्टर ने पेशेंट के प्रोग्रेस को वॉच किया विद फैसिनेशन एंड हॉरर, और उस प्रोग्रेस को वॉच करते समय डॉक्टर को फैसिनेशन भी हुआ और हॉरर भी हुआ। यानी यहाँ पर टेंस का प्रॉब्लम है, हैड का प्रयोग यहाँ गलत है, आंसर 5 का 1 होगा। हालांकि कई लेखक नहीं मानते हैं इस बात को और वे लिखते हैं कि हैड सही है, लेकिन यह गलत है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, और यू में से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर। हैड का प्रयोग हम वाक्य में तभी करते हैं जब दो घटनाएं हुई हों, एक पहले और दूसरी उसके बाद में, और यदि सिंगल एक्शन का वर्णन हो तो सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना होता है, हैड का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे मैं वहां जा चुका था, तो बोलचाल में हम लोग कहते हैं आई हैड गॉन देयर, लेकिन कॉम्पिटिटिव ग्रामर कहता है कि मैं वहां जा चुका था, मैं वहां जाता था, मैं वहां गया, मैं वहां गया था। सबको एक ही तरीके से बनाइए, आई वेंट देयर। और हमें अवॉइड भी करना है, अगर एरर में आता है तो हमें काटना है उसे, इसलिए उस नियम से हम यहाँ हैड को काटेंगे और होगा द डॉक्टर वॉच्ड। अगर वाक्य बिफोर, आफ्टर या व्हेन से जुड़ा होता तो उस स्थिति में हैड V3 होता और एक तरफ V2 होता, या ऐसी दो घटनाएं होती जिनमें एक पहले घटित हुआ हो, दूसरा उसके बाद घटित हुआ हो, तो उन 3 कंजंक्शन के अलावे भी कोई कंजंक्शन आए तो हम उसे फॉलो करते हैं। लेकिन सिंगल एक्शन के लिए हैड V3 के स्ट्रक्चर के प्रयोग से बचना होता है, इसलिए यहाँ यही एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज द पीपल हैव राइट टू डिमांड प्रोटेक्शन। लोगों को अधिकार है, पीपुल के लिए वर्ब प्लूरल एकदम सही है। टू राइट के बाद किसी भी नाउन के बाद इंफिनिटिव आता है, आया हुआ है टू डिमांड प्रोटेक्शन, कोई एरर नहीं। फॉर देयर, पीपुल के लिए देयर बिल्कुल सही है। बिजनेस अगेंस्ट द टेररिस्ट ग्रुप, यहाँ कोई एरर नहीं है, वाक्य ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर होगा नो एरर, यानी 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज आई सॉ लक्ष्मण स्टैंड्स नियर। यहीं पर एरर है, आंसर होगा 2। क्या नियम है इसका? तो इसका नियम होता है, इसका ट्रिक होता है कि वाक्य में अगर आप सी, वॉच, फील, लेट, मेक, प्लीज या बीड का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उस ऑब्जेक्ट के बाद भी 1 आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद भी 1 आएगा, अर्थात बेयर इन्फिनिटिव आएगा, तो उस नियम से वहां स्टैंड हो जाएगा। और एक जेरंड के अंतर्गत भी रूल आता है, एक ट्रिक आता है जेरंड के अंतर्गत, कि अगर कार्य की कंटिन्यूटी का बोध हो रहा हो तो सी या वॉच के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद जेरंड का प्रयोग करेंगे, दोनों होता है। जरूरत के अनुसार हमें सेलेक्ट करना होता है, सी या वॉच के बाद वर्ब 1 यानी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, और सी या वॉच के बाद ऑब्जेक्ट आया हो तो आवश्यकता के अनुसार आप जेरंड का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ है कि मैंने लक्ष्मण को वहां खड़े हुए देखा, तो आई सॉ लक्ष्मण स्टैंडिंग नियर हिज कार, नियर हिज कार व्हिच हैड मेट विद, यहाँ वो प्रयोग आ चुका जिसका वर्णन मैं पहले कर रहा था।
कार का एक्सीडेंट पहले हो चुका था, यानी हैड V3 लिया, और ये बाद की घटना है उसके, इसलिए यह V2 लिया। अब यहाँ स्टैंड्स के जगह पर स्टैंडिंग का प्रयोग करना होगा, क्योंकि जबकि यह बात है वह आदमी वहां खड़ा था, कार्य की कंटिन्यूटी थी, इसलिए स्टैंड्स नहीं होगा, स्टैंडिंग। आप देखते एरर काटिए, अगर इसके बाद V1 दिखाई पड़े तो सही, जेरन दिखाई पड़े तो सही, लेकिन अगर कुछ अन्य दिखाई पड़ता है तो आपको काट देना है, गलत है ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाटएवर ही वाज टुडे, कैसे लिख सकते हैं? दो अलग अलग तरह के शब्द एक साथ, जब हम बात टुडे की कर रहे हैं, तो वाज कैसे लिख सकते हैं? तो इसलिए या तो वहां टुडे गलत है या वाज गलत है, तो व्हाटएवर ही वाज टुडे इज ओनली बिकॉज, फिर यहाँ इज लगा, इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज फादर हु वाज अ रेनाउंड स्कॉलर। आज वह जो भी है अपने उस पिता के चलते है, जो एक मशहूर विद्वान थे, रिनाउंड थे, फेमस थे, नोन थे। तो आज वह जो कुछ भी है अपने पिता के बदौलत है, आज वह जो कुछ भी है, इसलिए यहाँ was नहीं, यहाँ is होना चाहिए था। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज द वे ही टॉक्स, जिस तरीके से वह बात करता है, द वे ही टॉक्स मेक्स वन फील, यानी द वे के लिए मेक्स का प्रयोग हो रहा है, बिल्कुल सही है। मेक्स वन फील किसी को फील कराता है दैट he is a great humanist, यह वाक्य ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसलिए यहां होगा नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल along with other teachers are, यहां गलत है। यहां एक और सीखने लायक चीज है कि वाक्य में जब भी हम अदर का यूज करें तो अदर के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लुरल होता है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि एक एरर के अंतर्गत आप कई रूल्स को सीख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं, पहले से सीखे हुए हैं। तो अदर के बाद नाउन प्लुरल होता है, जबकि अनदर के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। खैर, यहाँ जो रूल है वह यह है कि यदि दो सब्जेक्ट किसी प्रेपोजिशन से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग प्रेपोजिशन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो इसका सब्जेक्ट द हेडमास्टर है, इसलिए आर के जगह पर हमें इज का प्रयोग करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज हिज डिसऑनेस्ट एक्ट्स हैव मेड हिज पेरेंट्स बेंट। अभी इसके पहले हम बता रहे थे कि मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है और उस ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, अर्थात V1 आता है, इसलिए यहाँ बेंट के जगह पर हम लोगों को बेंट का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा इसको आप याद रखें कि मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है और उस ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, इसलिए वहां बेंड होगा जो कि उसका V1 है। आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड योर फ्रेंड्स, मैं आभारी हूं आपका और आपके दोस्तों का, फॉर दे शोएड सिंपैथी एंड काइंडनेस टुवर्ड्स मी। यहाँ डबल मिस्टेक है, एक तो टुवर्ड्स के जगह पर टू होगा और दूसरी बात यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यू और योर फ्रेंड्स आया हुआ है। आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यू और योर फ्रेंड्स, और उसके लिए प्रोनाउन दे लगा दिया गया। तो जब हमने दे लगा दिया तो केवल फ्रेंड्स के लिए वो दे हुआ, यू वहां आया ही नहीं, यू वहां आया ही नहीं, तो हमें वहां लिखना चाहिए था फॉर यू एंड दे। तो डबल मिस्टेक है इसमें, दे से काम केवल नहीं चलेगा, आंसर 3 भी हो सकता है और 4 भी, लेकिन चूंकि 4 जल्दी पकड़ में आने वाला है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का है, इसलिए इसको 4 को मान लिया गया है यहाँ आंसर, लेकिन डबल मिस्टेक है वहां। क्वेश्चन नंबर 13 इज ए स्मॉल लोफ ऑफ ब्रेड गिवन विथ अफेक्शन। यदि एक रोटी स्नेह से दी गई हो तो इज फार सुपीरियर, फार के बाद कंपैरेटिव डिग्री आता है, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, ये सभी कंपैरेटिव सेंस रखते हैं, वाक्य सही है यहाँ। फार सुपीरियर टू, यह भी सीखने लायक है कि सुपीरियर है, इंफीरियर है, पोस्टीरियर है, प्रायर है, इंटीरियर है, इन सब के बाद टू ही लगता है, वहां भी सही है। ए डेलिशियस डिश सर्व्ड विद
इंडिफरेंटली, यहाँ पर ये शब्द गलत है, यह शब्द होगा ही नहीं। कैसे हम यह क्लियर कर सकते हैं? यहाँ देखिए, गिवन विथ अफेक्शन, पैरेललिज्म का यह एरर कहलाता है। इस तरह के एरर को एरर ऑफ पैरेललिज्म कहते हैं। यहाँ भी पैरेललिज्म के सिद्धांत को हमें फॉलो करना पड़ता है। जब एक तरफ हम लिख रहे हैं गिवन विद अफेक्शन, यानी नाउन का प्रयोग कर रहे हैं, तो सर्व्ड विथ के बाद भी नाउन आना चाहिए था, इसलिए इनडिफरेंटली नहीं होगा। जब हम इनडिफरेंटली को नाउन में बदलेंगे तो इनडिफरेंस हो जाएगा उदासीनता, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसलिए आंसर 4 होगा। और इनडिफरेंटली के जगह पर हमें इंडिफरेंस का प्रयोग करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, while he was walking along the road, a speeding car knocked down to him, यह गलत है। यह एक इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेजल वर्ब के अंतर्गत। यदि आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना हो तो प्रिंसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन या एडवर्ब। सबसे पहले फ्रेजल वर्ब है क्या? तो फ्रेजल वर्ब हम उसे कहते हैं जिसमें प्रिंसिपल वर्ब के बाद एक या तो प्रेपोजिशन आता है या एडवर्ब आता है, तो यह बनता है फ्रेजल वर्ब। और यदि फ्रेजल वर्ब वाक्य में ऑब्जेक्ट ले तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, यह बहुत कम लोगों को आता है। कुछ कुछ कह के काम चला लेते हैं। सीखिए आप कि अगर फ्रेजल वर्ब में ऑब्जेक्ट लगाना हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ लगाना चाहिए। तो वाक्य का जो प्रिंसिपल वर्ब होता है उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और तब उस प्रेपोजिशन या एडवर्ब का प्रयोग हमें करना होता है। अब यहाँ यह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होना चाहिए, यानी मी होना चाहिए, हिम होना चाहिए, देम होना चाहिए। लेकिन लेखकों ने यह बात भी बताई है कि अगर नाउन वहां दिया गया हो तो प्रिंसिपल वर्ब के बाद हम प्रेपोजिशन या एडवर्ब लिख करके तब नाउन को लिखेंगे। दोनों बातें कही गई है। नाउन के संदर्भ में बात है कि आप पूरा फ्रेजल वर्ब लिख लीजिए और उसके बाद नाउन का प्रयोग कीजिए। लेकिन अगर प्रोनाउन की बात की गई है तो प्रिंसिपल वर्ब के बाद प्रोनाउन देना है और तब प्रेपोजिशन या एडवर्ब का प्रयोग करना है। इस तरह से आप फ्रेजल वर्ब को ऑब्जेक्ट के साथ वाक्य में यूज कर सकते हैं। अब यहां से समझिए, नॉक्ड डाउन टू हिम, यह गलत है। नॉक्ड प्रिंसिपल वर्ब है तो हमने नॉक्ड लिख लिया। अब जब हम नॉक्ड लिख लिए तो इसके बाद हमें नॉक्ड हिम, यानी हमें ऑब्जेक्ट को लिखना होगा। यहां लिखे भी हैं हम ऑब्जेक्ट, तो नॉक्ड हिम, तब प्रेपोजिशन या एडवर्ब लिखना है तो नॉक्ड हिम डाउन लिखना होगा। ही लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड, यह वाक्य सही है। उसने इस बच्चे का देख रेख किया, पालन पोषण किए। ही लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड, क्योंकि वहां द चाइल्ड ऑब्जेक्ट के रूप में दिया गया है। लेकिन कहना हो मेरी देखभाल किए तो ही लुक्ड मी आफ्टर होना चाहिए। ही लुक्ड मी आफ्टर, ही लुक्ड हर आफ्टर, यानी जब ऑब्जेक्ट दिया जाए तो उसे बीच में देना है प्रोनाउन वाला, प्रोनोमिनल ऑब्जेक्ट। अगर प्रोनोमिनल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो बीच में होना चाहिए, और नाउन का ऑब्जेक्ट है तो पूरा फ्रेजल वर्ब लिख करके और बाद में देना होता है। तो ये बहुत ही गंभीर बात थी जो बहुत कम विद्यार्थियों को मालूम है। निश्चित तौर पर आप इसे सीख चुके होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज पीपल हु। कई जगहों पर हम ऐसा देखते हैं कि पीपल के बाद हु लगा है, फिर भी उसके पहले द नहीं दिया गया है। देना चाहिए, क्योंकि जब उसके बाद हम हु लगा दिए, रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिए, तो पीपल सारे नहीं हुए, वो पीपल किसी खास ग्रुप को डिनोट कर रहे होते हैं। इसलिए 15 का आंसर होगा 1, और हमें पीपल के पहले द का प्रयोग करना पड़ेगा। वाक्य पढ़ने से भी स्पष्ट है कि ये पीपल खास हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, दो none of his so-called well-wishers, शुभ चिंतक, हितैषी, वेल विशर्स, शुभ चिंतक या हितैषी, सो कॉल्ड मीन्स तथा कथित, फॉरवर्डेड टू हेल्प, कोई एरर नहीं। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। बाय कंप्लीटिंग, प्रेपोजिशन बाय के बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब फॉर होता है, जेरंड होता है, इसलिए एरर नहीं है। हिज वर्क ऑन टाइम, यानी यह सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, इसलिए आंसर होगा 16 का नो एरर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज योर ओवर डिपेंडेंट, यहीं पर एरर है। योर एक डिटरमाइनर है और इसका ट्रिक होता है कि किसी भी डिटरमाइनर के बाद वाक्य में हमें नाउन का प्रयोग करना होता है, अर्थात डिटरमाइनर प्लस नाउन। तो योर डिपेंडेंट कहना गलत है, यहां पर होना चाहिए था डिपेंडेंस, यानी उस डिपेंडेंट को हमें नाउन में बदलना होगा। तो इसलिए हमारा आंसर होगा योर डिपेंडेंस। कहीं भी माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ए एंड द, दिस, दैट, दिस, दोस के बाद अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आता है तो उसे नाउन में चेंज करना ही है, क्योंकि वो डिटरमाइनर है और डिटरमाइनर के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है। तो वह यही यहाँ पर गलत था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 ओ, तो 18, 19 और 20 यह आज का HW है। इसे आप लोग सॉल्व करके और अपने अपने आंसर्स को पहले की भांति एज यूजुअल आप कमेंट बॉक्स में भेजें, हम उसको चेक करेंगे और उसका आंसर सही समय पर बताएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम भेज दिए सर आंसर नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए नहीं बता रहे हैं कि अभी और लोग भेजने वाले हैं। तो एक निश्चित समय तक हम वेट कर लेते हैं और उसके बाद उसका आंसर वहां हम चेक करके और मेंशन कर देते हैं। तो 18, 19, 20 को आप लोग बना करके और कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। नाउ जो पहले सेट 18 चल रहा था, उस 18 का जो होमवर्क था अब मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। हालांकि सभी विद्यार्थी 1-2 छोड़ करके सभी एकदम बिल्कुल सही आंसर भेजे थे। आई एम प्लीज्ड टू सैंक्शन वन स्पेशल इंक्रीमेंट टू ऑल द एम्प्लॉइज विद दिस मंथ, यानी इस महीने से एक स्पेशल इंक्रीमेंट को सैंक्शन करके, सभी एम्प्लॉइज के लिए सैंक्शन करके मैं खुश हूं इस महीने से, यानी वो ऑनवर्ड्स चलेगा, कंटिन्यूटी रहेगी उसकी। इसलिए यहाँ प्रेपोजिशन विथ गलत है, इस विथ के बदले वहां पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। सबने सही आंसर भेजा था। 19 बिफोर यू एंटर द टेम्पल, यहाँ भी एक महत्वपूर्ण चीज सीखने लायक है जो पहले एग्जाम्स में आ चुका है। एग्जाम में आता है एंटर और इस एंटर के बाद इनटू लगा दिया जाता है। एंटर के बाद इनटू का प्रयोग तब नहीं होगा जब उसके बाद स्थान का वर्णन हो, यानी रूम हो, टाउन हो, सिटी हो, हाउस हो, कंट्री हो, तो वहां इंटर के बाद इनटू का प्रयोग न करें। इंटर इनटू एन एग्रीमेंट होगा, इंटर इनटू ए पॉलिसी होगा, क्योंकि एग्रीमेंट और पॉलिसी स्थान को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, यह ध्यान से आप समझ लेंगे। तो इंटर इनटू एन एग्रीमेंट सही होगा, इंटर इनटू ए पॉलिसी सही होगा, लेकिन इंटर इनटू ए रूम या इंटर इनटू द रूम नहीं होगा। वहां हमें इनटू काटना होगा, क्योंकि इंटर का अर्थ होता है में प्रवेश करना, इसलिए किसी प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ भी एरर आता है एग्जामिनेशंस में। तो बिफोर यू एंटर द टेम्पल यू शुड पुट ऑफ योर शूज। पुट ऑफ का प्रयोग कई अर्थों में करते हैं, पहले बताए भी हैं। पुट ऑफ मीन्स होता है टाल मटोल करना, लोइटर, प्रोक्रेस्टिनेट, टाल मटोल करना, आज नहीं कल करेंगे, डाउडल, DAWDLE, डाउडल, लोइटर, प्रोक्रेस्टिनेट, यानी टाल मटोल करना, टालना, कल पर छोड़ देना, पुट ऑफ होता है। पुट ऑफ का प्रयोग बुझा देने के लिए भी होता है, पुट ऑफ का प्रयोग अन्य सेंस में भी होता है, लेकिन ये जूता उतारने के लिए पुट ऑफ का प्रयोग नहीं, टेक ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर पुट ऑफ के जगह पर टेक ऑफ होगा। जूता उतारने के लिए स्पेशल वर्ड होता है टेक ऑफ। अब इस टेक ऑफ का अन्य प्रयोग भी होता है, जैसे उड़ान भरने के लिए भी टेक ऑफ का प्रयोग होता है। तो लगभग सबने आंसर सही भेजा था। यहाँ पुट ऑफ के जगह आपको टेक ऑफ करना होगा, इसलिए आंसर होगा 4। एंड नाउ द लास्ट वन वाज इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल श्योरली रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। रेस्पॉन्ड किसको करना है? विद्यार्थियों को रेस्पॉन्ड करना है। किसको रेस्पॉन्ड करना है? टीचर को रेस्पॉन्ड करना है, यानी इस टीचर के लिए शब्द लगाना है, वहां प्रोनाउन हमें लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस में रखना है। तो चूंकि विद्यार्थियों के लिए नहीं लगाना है, टीचर के लिए लगाना है, इसलिए देम के जगह पर यहाँ हिम की जरूरत थी। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोगों ने भेजा था, मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। जिनका गलत था वो जरूर यहाँ से देख लें, और सभी लोग आज का आंसर जितना जल्दी हो सके भेजने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।